हेलो एवरीवन। तो अभी हम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा आधारभूत लेखांकन शब्द। लेखांकन में हम किन किन आधारभूत वर्ड का यूज़ करेंगे, बेसिक वर्ड का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं खातों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। खातों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत खाता या इसको वैयक्तिक खाता भी बोलते हैं। दूसरा है अव्यक्तिगत खाता। मुख्य रूप से खाते दो प्रकार के होते हैं। अव्यक्तिगत खाता के अंतर्गत दो और खाते आते हैं, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। यह आपके खातों की सूची है। खातों की सूची यह है। इस खातों की सूची को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके जर्नल के। तो ये है, व्यक्तिगत खाते को 3 रूपों में बांटा गया है। ये प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति और प्रतिनिधि करने वाले खाते। प्राकृतिक व्यक्ति मीन्स जो इंसान जीता जागता है, हंसता खेलता है, जिसको भगवान ने बनाया, उसको बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्ति। इसमें राम, श्याम, मोहन किसी का भी आ सकता है, हम, आप, कोई भी व्यक्ति का नाम, वो प्राकृतिक व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है जिसको इंसान द्वारा बनाया जाता हो, जो मानव के द्वारा बनाया हो, आर्टिफिशियल हो, उसको कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। अब बैंक को तो भगवान ने ही बनाया, बैंक को तो इंसान ने बनाया है। वैसा सेम अग्रवाल ब्रदर्स का खाता, शर्मा ब्रदर्स का खाता, वर्मा ब्रदर्स का खाता, ये अलग अलग हो सकते हैं जिसको इंसान ने बनाया हो। कोई फर्म, कोई कंपनी या बैंक, ये इसके अंतर्गत आते हैं। बैंक खाता, अग्रवाल ब्रदर्स कंपनी का खाता। उसके बाद प्रतिनिधि करने वाले खाते, इसके अंतर्गत ये 6 पूंजी खाता, आहरण, अदत्त व्यय खाता, पूर्वदत्त व्यय खाता, उपार्जित आय खाता, अनुपार्जित आय खाता, ये आते हैं। हम बेसिकली ये पूंजी खाता और आहरण खाता का यूज़ करेंगे। ये हमको ज़्यादातर अभी मिलेंगे, ये बाकी आगे चल के मिलेंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जब जब व्यापारी व्यापार में पैसा लगाता है या फिर संपत्ति लगाती है, माल लगाता है, तो उसको पूंजी खाता के अंतर्गत लिखते हैं। और जब व्यापार से पैसा निकालता है, वस्तु निकालता है, उसको आहरण के अंतर्गत लिखते हैं। हमने पिछले आधारभूत शब्द में पढ़ा था, जब व्यापार में लगाता है तो पूंजी खाता, व्यापार से निकालता है तो आहरण खाता। उसके बाद वास्तविक खाते। वास्तविक खाते को भी 3 भागों में बांटा गया है, वस्तुगत खाते, मूर्त संपत्ति के खाते और अमूर्त संपत्ति के खाते। वस्तुगत खाते के अंतर्गत जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हो वो सारे वस्तुगत खाते के अंतर्गत आएंगे। क्रय खाता का मतलब होता है जब आप माल खरीदोगे तो उसको क्रय खाता में लिखोगे, जब आप माल बेचोगे तो उसको विक्रय खाता में लिखोगे। मतलब खरीदने को क्रय लिखते हैं, बेचने को विक्रय। खरीदने के बाद वापस होता है तो वो क्रय वापसी होगी, बेचने के बाद वापस होता है तो विक्रय वापसी होगी। ये 4 इसके मेन है वस्तुगत खाते की। उसके बाद मूर्त संपत्ति के खाते। मूर्त संपत्ति का खाता मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। भवन खाता, जितने भी संपत्ति है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। भवन खाता, मशीन खाता, उपस्कर मीन्स फर्नीचर होता है, हिंदी में उसको उपस्कर बोलते हैं। रोकड़ खाता, रहतिया खाता, जितने भी संपत्ति हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। अमूर्त संपत्ति खाते, ये ख्याति खाता, ट्रेडमार्क खाता, एक वस्तु खाता, जिसको हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, पर महसूस कर सकते हैं, वो आते हैं अमूर्त संपत्ति के खाते में। लास्ट वाला कॉलम है आपका नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते में आपके जितने भी खर्च हैं, जितने भी आय हैं, जितने भी हानि और जितने भी लाभ हैं, वो सारे आपके नाम मात्र खाते के अंतर्गत आते हैं। किराया खाता, किराया आप दोगे तो आपके लिए खर्च होगा, किराया आपको मिलेगा तो आपके लिए लाभ होगा। ब्याज आप दोगे तो आपके लिए खर्च, ब्याज आपको मिलेगा तो लाभ। वैसे ये सारी चीज़ अलग अलग है। वर्तन मीन्स कमीशन होता है, बिक्री कर खाता, विक्रय कर खाता, आयकर खाता, ह्रास खाता, मजदूरी, ये सारे जितने भी खर्चे हैं वो नाम मात्र खाते के अंतर्गत आते हैं। खर्च, हानि, आय और लाभ, ये आपकी खातों की सूची हो गई। अब खातों की सूची के आधार पर ये हमारे नियम है, इस नियम के आधार पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। लेखा करने संबंधी नियम। आपने ये खातों की सूची में देखा, व्यक्तिगत खाते, इसके अंतर्गत जितने आपने लिखे हैं उसके लिए ये नियम फॉलो होगा। व्यक्तिगत खाते के नियम, अगर सामने वाला कोई व्यक्ति है जो पाएगा तो विकलन करेंगे उसको, और वो सामने वाला देगा तो समाकलन करेंगे। जैसे हमने किसी को माल बेचा, हमने राम को माल बेचा, तो राम हमारा माल पाएगा, राम पाने वाला हुआ तो राम को विकलन करेंगे, पाने वाला विकलन। राम अगर हमको देता है, राम हमको माल बेचता है, अगर हम राम से खरीदते हैं तो राम हमको माल देने वाला होगा, तो देने वाला व्यक्ति होगा समाकलन। और हम राम को बेचते हैं तो राम पाने वाला होगा माल को, पाने वाला विकलन होगा, देने वाला समाकलन। तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए लागू होगा। राम, श्याम, मोहन जो भी हो, राजा, रानी, राघव,
जो भी, तो व्यक्ति के लिए पाने वाला विकलन देने वाला समाकलन होगा। उसके बाद वास्तविक खाते का नियम क्या है? वास्तविक खाते ये सेकंड नंबर सूची है। ये अगर व्यापार में ये वस्तु आती है, कोई भी वस्तु आती है, अगर आप माल खरीदते हो तो आपके व्यापार में माल आती है, वस्तु आती है, तो आने वाली वस्तु होती विकलन, जाने वाली वस्तु होती समाकलन। अगर आप व्यापार में माल खरीदते हो तो आपके पास वस्तु आएगी तो विकलन करोगे। आप किसी को माल बेचते हो तो आपके व्यापार से वस्तु जाएगी, जाने वाली वस्तु होती है समाकलन। तो व्यापार में आने वाली वस्तु विकलन होती है, व्यापार से जाने वाली वस्तु समाकलन होती है। ये वास्तविक खाते का नियम है, सेकंड नंबर ये कॉलम का खातों की सूची में। अब नाम मात्र खाते का नियम क्या है? जितने भी खर्च और हानि होंगे उनको विकलन किया जाता है, और जितने भी आय और लाभ होते हैं उनको समाकलन किया जाता है। अगर हम किसी को वेतन देंगे तो हमारे लिए खर्च होगा, और अगर हमको वेतन मिलेगा तो वो वेतन हमारे लिए लाभ हो जाएगा। खर्च होगा तो विकलन करेंगे, लाभ होगा तो समाकलन। हमारा पैसा डूब गया तो हमको हानि होगी तो करेंगे विकलन। और हमारा पुराना पैसा डूबा हुआ आज मिलता है तो हमें लाभ होगा तो हम इसको समाकलन करेंगे। ये तीनों नियम आपको अच्छे से कंठस्थ याद होने चाहिए। इन नियमों के आधार पर ही पूरे अकाउंटेंसी का चैप्टर चलेगा। अकाउंटेंसी का जितने भी आपने खाते बनाने हैं, तलपट, अंतिम खाता, चिट्ठा, जो भी आप बनाओगे इसके अंतर्गत ही बनेंगे, इसको फॉलो करके ही बनेंगे तीनों नियम को। ये और ये खातों की सूची ये याद होनी चाहिए। उसके बाद कुछ नोट्स हैं। कोई भी व्यक्ति के नाम के आगे खाता शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम को हमने माल बेचा तो राम खाता विकलन ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ राम विकलन लिखेंगे। राम को हमने माल बेचा तो राम पाने वाला है, तो पाने वाले को विकलन करते हैं, यहाँ पे लिखा है राम विकलन लिखेंगे, राम खाता विकलन नहीं लिखेंगे, क्योंकि व्यक्ति के नाम के आगे राम खाता शब्द नहीं लिखा जाता। उसके बाद है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली है। इसका अर्थ हम देखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म सन 1494 में इटली के वेनिस नगर में लुकास पेसियोली नामक पादरी ने किया था। दोहरा लेखा प्रणाली नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रत्येक सौदे से दो खाते प्रभावित होते हैं। दोनों ही खातों का लेखा किया जाता है, और दोनों खातों का लेखा करने के कारण इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में आपने देखा प्रत्येक सौदे से दो खाते प्रभावित होते हैं। ये राम से माल खरीदा, राम एक व्यक्ति है और माल कौन खरीद रहा है? कोई व्यापारी। ये बड़ा व्यापारी होलसेलर, दिल्ली से अगर कोई व्यक्ति है राम नाम का, उससे हम माल खरीद रहे हैं, व्यापारी माल खरीद रहा है, तो माल खरीदने वाला होता है व्यापारी, और ये राम ये होलसेलर है। तो राम एक व्यक्ति है और माल खरीदने वाला व्यापारी दूसरा, तो दोनों व्यक्ति के बीच आदान प्रदान हुआ, आदान प्रदान को सौदा बोलते हैं। तो ये आपका एक सौदा है, राम से माल खरीदा। प्रत्येक सौदे से दो खाते प्रभावित होते हैं, ये दो खाते प्रभावित हुए। पहला खाता होगा माल खरीदोगे तो आपके पास माल खाता, दूसरा खाता होगा राम का खाता, जिसको राम के नाम के आगे खाता शब्द नहीं लिखते, अभी मैंने कुछ टाइम पहले नोट्स में बताया था। तो पहला खाता होगा माल खाता और दूसरा राम। व्यापारी के व्यापार में अगर कोई वस्तु आती है तो उसको विकलन करते हैं, कोई वस्तु व्यापार से जाती है तो उसको समाकलन करते हैं। ये उसका नियम है वास्तविक खाते का, वस्तुगत का। और राम एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत का नियम फॉलो होगा, और व्यक्तिगत का नियम जब भी आप फॉलो करोगे तो सामने वाले व्यक्ति को देखोगे, व्यापारी को नहीं देखना है। व्यापारी पाएगा या देगा उसको नहीं देखना है, सामने वाला व्यक्ति आपका माल पा रहा है कि आपका माल दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा पा रहा है या आपका पैसा दे रहा है, इसको ध्यान देना है। अभी हम राम से माल खरीदेंगे तो राम हमको माल देने वाला है, देने वाला व्यक्ति होता है समाकलन। गोल्डन रूल में इससे पहले हमने अभी पढ़ा था, पाने वाला व्यक्ति होता है विकलन, देने वाला समाकलन। तो राम से माल खरीदेंगे तो राम हमको माल देगा और हमारे व्यापार में माल आएगा। व्यापार में आने वाली वस्तु होती है विकलन, जाने वाली वस्तु होती है समाकलन। तो पहले आपको देखना है ये माल खाता, माल जो है ये एक प्रकार का वस्तु है। वस्तु जो है वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है खातों की सूची में, और उसके लिए नियम फॉलो होता है व्यापार में आने वाली वस्तु विकलन, व्यापार से जाने वाली वस्तु समाकलन। माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल आएगा, आने वाली वस्तु होती है विकलन। तो पहला खाता होगा माल खाता, और जब आप माल खरीदते हो तो उसको लिखते हो क्रय खाता, क्रय खाता, ये होगा आपका विकलन। माल आया आपके व्यापार में। अब दूसरा खाता है राम, राम जो है देने वाला व्यक्ति है, राम का खाता होगा समाकलन। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है प्रत्येक सौदे से दो खाते प्रभावित होते हैं, दोनों खातों का लेखा किया जाता है, दोनों खातों का लेखा किए, इस कारण ही इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। ये दोहरा लेखा प्रणाली है।
उसके बाद नकल बही या रुजनामचा। यहाँ पे आपको सारा काम करना है। आपका पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। नकल बही में आपको बनाना है रुजनामचा, जिसको बोलते हैं दैनिक पंजी भी बोलते हैं इसको। नकल बही व्यापार की वह प्रमुख बही है। इसको प्रारंभिक बही भी बोलते हैं, क्योंकि सारे मदों को सबसे पहले नकल बही में ही लिखा जाता है। इसको प्रारंभिक बही भी बोलते हैं। ये प्रमुख बही है, जिसमें प्रत्येक सौदों को, आपने जो देखा 2 व्यक्ति के बीच होने वाले मुद्रा मान अथवा सेवाओं के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? सौदा बोलते हैं। प्रत्येक सौदों को तिथिवार लिखा जाता है, मतलब डेट के साथ लिखा जाता है। क्रम से लिखा जाता है। पहला नंबर है उसको पहले नंबर में, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर में, थर्ड को थर्ड नंबर में, ऐसे लाइन से लिखना है, क्रम से लिखना है, विवरण के साथ। जब आप कोई सौदा बनाओगे तो उस सौदे के नीचे एक छोटा सा ब्रैकेट में विवरण देते हो। वो आप जर्नल जब पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा। विवरण देना होता है, छोटा सा लिखना होता है कि हमने ऊपर जो काम किया है वो क्या किया, वो विवरण में लिखना होता है। छोटा सा ब्रैकेट बना के लिखना होता है। विवरण सहित दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लिखा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली मतलब इसके आधार पर लिखा जाता है। अभी हमने देखा प्रत्येक सौदे से 2 खाते प्रभावित होते हैं, दोनों खातों का लेखा किया जाता है, उसको दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लिखा जाता है। इसे ही नकल बही कहते हैं, रोजनामचा कहते हैं, जर्नल कहते हैं। इंग्लिश में इसको जर्नल बोला जाता है, और दैनिक पंजी भी कहा जाता है। ये आपका नकल बही, रोजनामचा, जर्नल या दैनिक पंजी है। इसके बाद ये प्रारूप इसका बनता कैसे वो देखते हैं। ये इसका प्रारूप है, नकल बही का प्रारूप। दिनांक, विवरण, ये खाता पृष्ठ, राशि विकलन, राशि समाकलन, नीचे ये टोटल करते हैं। इस फॉर्मेट में आप जर्नल बनाओगे, सारे क्वेश्चन बनाओगे। नीचे कुछ नोट लिखे हुए हैं। यदि किसी सौदे में किसी व्यक्ति का नाम हो तथा नगद शब्द का उल्लेख न हो तो सौदा उधार होता है। ये आपके पास 3 नोट है, इन तीनों नोट को आपको पढ़ना है। यदि किसी सौदे में किसी व्यक्ति का नाम हो और नगद शब्द का उल्लेख न हो तो वो सौदा उधार होता है। इसको हम ये प्रैक्टिकल से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला नंबर नोट में लिखा है, यदि किसी सौदे में व्यक्ति का नाम हो और नगद शब्द का उल्लेख न हो। तो ये आपका पहला नंबर सौदा है। पहला नंबर सौदे में श्याम नाम का व्यक्ति का नाम दिया है, ये व्यक्ति है। और इस सौदे में लास्ट तक, यहाँ तक कोई नगद शब्द लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। तो यदि किसी सौदे में व्यक्ति का नाम हो और नगद शब्द का उल्लेख ना हो तो ये सौदा माना जाता है उधार। उसके बाद सेकंड नंबर नोट में लिखा है, यदि किसी सौदे में व्यक्ति का नाम हो और नगद शब्द भी हो तो ये सौदा होता है नगद। इसको नगद माना जाता है। ये तो नगद लिखा है तो आप आसानी से समझ जाओगे नगद है। तीसरा नंबर है, यदि किसी सौदे में ना ही किसी व्यक्ति का नाम हो और ना ही नगद शब्द का उल्लेख हो, यहाँ पे कोई व्यक्ति भी नहीं है, नगद शब्द भी नहीं है, तो इस सौदे को नगद माना जाता है। ये नोट में वही लिखा है, ये तीनों नोट में वही लिखा है। यदि किसी सौदे में किसी व्यक्ति का नाम हो तथा नगद शब्द का उल्लेख न हो तो सौदा उधार होता है। यदि किसी सौदे में व्यक्ति का नाम हो तथा नगद शब्द का भी उल्लेख हो तो वह सौदा नगद होता है। यदि किसी सौदे में न ही व्यक्ति का नाम है और न ही नगद शब्द का उल्लेख है तो वह सौदा नगद होगा। ये 3 नोट्स हैं, इसको आप याद करना, पढ़ना, इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। आगे कुछ माल खाते का विभाजन दिया है। जैसे हमने माल खरीदा तो उसको माल खाता बना था तो उसको 4 भागों में डिवाइड किए हैं। ये क्रय खाता, खरीदे गए माल का लेखा इस खाते में किया जाता है, चाहे माल नगद खरीदे या उधार खरीदे। खरीदे गए माल का लेखा क्रय खाता में करेंगे। हम कोई भी माल खरीदते हैं तो उसको क्रय खाता करके लिखते हैं। अगला है क्रय खाता विकलन किया जाता है। क्रय खाता को ज़्यादातर विकलन किया जाता है। कुछ कंडीशन है जिसमें ये समाकलन होते हैं, वो कंडीशन मैं बताऊंगा। दूसरा है विक्रय खाता। जब आप माल खरीदते हो तो उसको लिखते हो क्रय खाता में, उसका अपोजिट जब माल बेचते हो तो उसको लिखते हो विक्रय खाता में। बेचे गए माल का लेखा विक्रय खाते में किया जाता है, चाहे माल नगद बेचो या उधार बेचो। और विक्रय खाता समाकलन किया जाता है। ठीक है, क्रय खाता विकलन होता है, विक्रय खाता समाकलन। खरीदते हैं तो उसको क्रय खाता लिखते हैं, बेचते हैं तो उसको विक्रय खाता। क्रय वापसी खाता, खरीदे गए माल की वापसी का लेखा क्रय वापसी खाते में किया जाता है, अतः क्रय वापसी खाता समाकलन किया जाता है। क्रय वापसी खाता समाकलन होता है। अगर आपने कहीं से माल खरीदा और खरीदने के बाद वापस किया तो वो होता है क्रय वापसी, उसको लिखते हैं क्रय वापसी खाता। आपने किसी व्यक्ति को माल बेचा और बेचने के बाद वो वापस करता है आपको, तो वो विक्रय वापसी लिखाता है, उसको विक्रय वापसी लिखते हैं। ऐसा माल जो बिक्री के बाद ग्राहकों द्वारा वापस किया जाता है उसे इस खाते में लिख दिया जाता है। इस खाते को विकलन किया जाता है, विक्रय वापसी खाता विकलन होता है। जो आपकी बेसिक चीज़ें थी